बजट 2023 पेश हो चुका है और वित्त मंत्री साहिबा ने तमाम ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की तरक्की की कहानी कैसे लिखी जाएगी ये सुनिश्चित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटीवी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और आज का ये शो बेहद खास है क्योंकि मैं आ गई हूं डेलॉयट नॉलेज सेंटर में, जहां पर हम न सिर्फ इस बजट के बारे में विस्तार से बात करेंगे, बताएंगे एक आम टैक्स पेयर को क्या कुछ मिला है और क्या कुछ उनके हाथ से गया भी है। मेरे साथ न सिर्फ मेरे पैनलिस्ट हैं बल्कि खूबसूरत ऑडियंस भी है जो कि भारत के टॉप 20 स्कूल्स की स्टूडेंट्स भी हैं और उनके फैकल्टी मेंबर्स भी हैं मेरे साथ, जो कि शो में आगे चलकर हमारे पैनलिस्टों से सवाल भी पूछेंगे। लेकिन आइए एक एक करके सभी पैनलिस्टों का मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार हैं, सीईओ वैल्यू रिसर्च, मोनिका हलन ऑथर लेट्स टॉक मनी एंड एनालिस्ट, फिरोज अजीज डिप्टी सीईओ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ, अर्नब पंड्या सीए टैक्स एक्सपर्ट, डॉक्टर विजय पागे फाउंडर बीआरएफ, कौशल लोधा फाउंडर KRG क्लब, आलोक अग्रवाल पार्टनर डेलॉयट और आने वाले वक्त में मेरे साथ जुड़ेंगे नीलेश शाह MD कोटक AMC। आप सभी का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश से। और अमूमन हम जब भी इस तरह के शोज करते हैं तो सबसे पहले पैनलिस्टों के पास जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इस शो की प्रथा को मैं बदलना चाहती हूं और मैं आप लोगों के पास आना चाहती हूं और चाहती हूं कि आप अपने सवालों से इस चर्चा की शुरुआत करें। तो पहला सवाल कौन पूछना चाहेगा? माइक आपके पास है, सर पूछिए। अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। पूछिए। मेरा सवाल है कि क्या इंडिया नेक्स्ट बिग मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है ये बजट आउटलुक से? नेक्स्ट बिग मैन्युफैक्चरिंग हब क्या ये बन सकता है बजट जिस तरह से पेश हुआ है? अर्नब जी। देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए काफी सारी चीजें इसमें चाहिए। अब सिर्फ और सिर्फ बजट को देखना एक हब बनाने के लिए ये एक सही नहीं होगा और यही ये सरकार की पूरी मंशा है कि वो एक सिर्फ बजट पे ध्यान नहीं देती, ओवरऑल जो पॉलिसी है उनकी उस पे उनका ज्यादा फोकस रहता है। तो अगर देखिए तो जिस प्रकार से उन्होंने PLI स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो आप उस दिशा में एक कदम देख सकते हैं। लेकिन क्या हम उस लेवल तक जा सकते हैं जहां पर हमें ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बनेंगे? ये अभी प्रश्न साफ नहीं है, क्योंकि हमने एक एनकरेजिंग साइन देखा है जिस प्रकार से PLI में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है, क्या जो रोकाणकार के निवेशक है उन्होंने बताया है उस तरह से। लेकिन उसके आसपास जिस प्रकार की इकोसिस्टम डेवलप होती है, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी आती है और उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो छोटी यूनिट्स है वो क्या ये पूरे सप्लाई चेन में एक हिस्सा बन सकते हैं या नहीं, इस पे अभी भी प्रश्न है। तो सही बात है कि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बढ़ेगा। हम जो चाइना जो स्पेस वेकेट कर रहा है उसका एक हिस्सा हम जरूर लेंगे, लेकिन क्या हम अपनी पूरी क्षमता तक लेंगे, क्या हम दूसरे देशों से ज्यादा लेंगे, ये प्रश्न अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, वहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और वहां पर भी काफी सारी यूनिट्स जा रही हैं। तो कंपटीशन बड़ा है, लेकिन द जूरी इज स्टिल आउट ऑन इट। तो ऐसे ही जो बहुत सारे ऐलान हुए हैं, मोनिका मैम शायद आप इसमें प्रकाश डाल पाएं, ऐसे बहुत सारे ऐलान हुए हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन पर अभी भी काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे कौन से वो ऐलान हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन पर देखना होगा कि तस्वीर जमीन पर कैसे उकेरेगी? कविता, जो एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैपिटल प्रोजेक्ट्स जैसे होते हैं, हमारा बजट में कैपिटल आउटले 3.3% ऑफ GDP का खर्च करने का अनुमान है इस बार। जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इन चीजों का वो स्टेट्स में होता है और उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं लैंड एक्विजिशन की, क्लियरेंसेस की, एनवायरनमेंट। कोई NGO आके खड़ा हो जाएगा कि जी यहाँ से हाथी गुजरते हैं या यहाँ पे कुछ खास तरह के पेड़ उगते हैं, तो फिर वो फिर कोर्ट में जाते हैं। अब कोर्ट का हाल मुझे लगता है सबको मालूम ही है कि कितना टाइम उसमें जाया हो जाता है। तो एक वेबसाइट फिर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसमें ये प्रोजेक्ट्स ट्रैक होते हैं। 33% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर बिहाइंड ऑन बोथ, कॉस्ट ओवररन हो रहा है और 2 से 3 साल में टाइमलाइन अफेक्ट हो रहा है। तो बजट में एलोकेट करना एक बात है, पर जो फाइनली जो अब खेल है वो स्टेट्स में होता है। उसका ना तो सेंटर कुछ कर सकता है और ना बजट में कुछ किया जा सकता है। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी सरकार दे सकती है कि भाई देखो इस स्टेट में इतना कॉस्ट ओवररन है और इतना टाइम डिले है। और ये आई थिंक पब्लिक ओपिनियन इस पे होना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए, ग्रोथ डेवलपमेंट चाहिए
या फिर इस तरह से कोर्ट केसेस करते रहें लोग, और फिर हम देखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम सब निकल जाएंगे आगे और हम अपना सोशलिज्म लेके बैठे ही रहेंगे। बिल्कुल, तो ये वो सवाल हैं जो देखना होगा कि ज़मीनी हकीकत पर किस तरह से सफल हो पाते। लेकिन किसी का नए टैक्स रेजिम पर कोई सवाल है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमें चर्चा में शामिल करना है। जी सर। या जो 7 लाख की लिमिट डिसाइड की गई है, तो अगर आप प्रीवियसली देखें तो 2.5 लाख की ऐसे भी लिमिट थी, 5 लाख तक वैसे भी रिबेट मिलता था, और हाउसिंग इंटरेस्ट प्लस एटीसी लेके भी करीबन 7 लाख तक तो टैक्स आता नहीं था। अब कुछ 7 लाख की वापस अनाउंसमेंट हुई है कि भाई 7 लाख की तक इनकम होएगी तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो एक आम आदमी को एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इट इज़ एन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। क्या ये वाकई में टैक्स पेयर को फायदा करेगा या सिर्फ एक जुमलेबाजी हो रही है? बिल्कुल, यही शो का भी लबो-लुबाब वाला एक एंगल है। बताइए आलोक, आपके लिए सवाल है। जरूर। जो 7 लाख का एग्जेम्पशन बढ़ाया गया है नए टैक्स रेजिम में, उसका फायदा यह है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास कोई भी और एवेन्यू नहीं है जिससे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिल पाए, उसके लिए ये फायदा रहेगा, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में अभी वो 7 लाख तक इनकम के बाद भी उनको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। तो हाँ, मतलब आप जो बोल रहे हो वो सही है कि जिनको दूसरे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिल रहे थे उनके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसे भी लोग होंगे जिनको वो नहीं मिलता और उनके लिए जरूर ये फायदे की बात है। धीरेन्द्र जी, इस पर आप अगर विस्तार से समझा पाएं हमारे दर्शक को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वाकई हमारे हाथ में क्या पैसे बचेंगे। नहीं, फिलहाल अभी ये जो कहा जा रहा है कि ये डिफॉल्ट नया स्कीम डिफॉल्ट हो जाएगा और जो पुराना हमारा जो टैक्स रिजीम है वो अवेलेबल रहेगा, आप चुन सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सारे सिटीजन्स पूरी तरह से आजाद हैं और वो ही कदम उठाएंगे जिसमें उनका फायदा होगा। और आज जो स्थिति बनी हुई है कि अगर कोई 15 लाख रुपए, मैंने अभी ये कैलकुलेशन किया था और ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर जो हमारा पुराना जो ओल्ड टैक्स रिजीम अगर कोई फॉलो करता और उसकी अगर आमदनी 15 लाख रुपए हो और अगर वो एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए लगाते हैं, जो कि अक्सर लोग लगाते हैं, अगर आपकी 15 लाख आमदनी हो तो प्रोविडेंट फंड और ये सब भी मिलकर के ट्यूशन फी और बहुत सारा एक लंबा लिस्ट है जो एलिजिबल है उसके लिए, 80D, फिर 2 लाख रुपए का हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और 50,000 रुपया अलग से एनपीएस के लिए। अगर ये चारों चीजों को जिसमें कि मुझे लगता है इस 4 में से 3 चीज के तो लोग आदी हो चुके हैं और या उनके बचत के फ्रेमवर्क में ये फिट हो गया है, तो लोग जानबूझ, ऐसा नहीं है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस नहीं है, इसकी आदत हो गई है और ये सब चीज करने के बाद उनका टैक्स बनता था 1.25 लाख रुपया। आज अभी जो एग्जिस्टिंग नया जो रिजीम एग्जिस्ट करता है उसमें उनका टैक्स बनता था 1,95,000 रुपया। तो हर एक इस वजह से कोई नए स्कीम में नहीं जा रहा था। अब जो बदला है उसके वजह से इस बजट के बाद से अब आपका टैक्स बनेगा 1,41,000 रुपया। अगर 1,41,000 बनेगा और ये सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपका टैक्स 1.25 लाख रुपए बनेगा, तब भी लोग पुराने स्कीम में ही जाएंगे। अर्नब जी, मेरे हिसाब से इसमें जो कैलकुलेशन है उसमें सिर्फ इसी बात पे निर्भर होता है कि पुराने सिस्टम में आप कितना डिडक्शन ले रहे थे। अगर आप सबसे ज्यादा डिडक्शन ले रहे थे, जैसे कि पूरा हाउसिंग लोन का 2 लाख, पूरा एटीसी तो लेते हैं लोग, जो कि अधिकतर लोग लेते ही हैं मेरे ख्याल से, लेकिन हाउसिंग लोन सबके पास नहीं होती। तो क्या होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं जिन्होंने अभी तक घर नहीं खरीदा है, उनके लिए कैलकुलेशन बदल जाता है। तो इसमें पूरा कैलकुलेशन यही है कि अगर आप पुराने सिस्टम में मैक्सिमम बेनिफिट लेते थे तो नए सिस्टम में आज की तारीख में भी आफ्टर द न्यू रेट्स, आफ्टर द न्यू कैलकुलेशन, इज स्टिल नॉट
आई मीन इट्स स्टिल नॉट अ बेटर ऑप्शन। वो जो लोग पूरा का पूरा डिडक्शन लेते थे वो पुराने सिस्टम में ही जाएंगे। दूसरी बात, जैसे आपने एक प्रश्न पूछा कि ये 7 लाख की जो बात है वो आपको समझना पड़ेगा कि वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, हाँ। वो एक सेक्शन है 87A जहां पर आपको रिबेट दिया जाता है। यानी कि आप अपना नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट कीजिए। पुराने सिस्टम में 87A ये कहता है कि अगर 5 लाख से कम है आपका टोटल टैक्सेबल इनकम, तो जो भी टैक्स उस पे आता है वो आपको एक रिबेट की ओर से मिलता है, तो आपका टैक्स आई मीन लायबिलिटी जीरो हो जाता है। वो नए सिस्टम में वो टैक्स रिबेट 87A में 7 लाख तक गिना जाएगा। तो ये चीज है कि उससे आपका जो बेसिक कैलकुलेशन है उस पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लो इनकम अर्निंग लोग हैं उनको 7 लाख तक नए सिस्टम में जाना होगा। लेकिन ये सब कैलकुलेशन में आपको अपना एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट भी देखना होगा। तो इसमें क्या है कि आपको इन इंडिविजुअलिटी नहीं देखना है, टोटलिटी में देखना है, क्योंकि आपके इंडिविजुअल सिचुएशन के हिसाब से आपका कैलकुलेशन बदल जाएगा और कौन सा सिस्टम आपके लिए अच्छा है वो आपको फिर पता चलेगा। तो यहाँ पर एक आम टैक्स पेयर की ही बात नहीं हो रही है जिसको नए टैक्स रेजिम में बहुत लुभावनी रियायतें दी गई हैं। अल्ट्रा एचएनआईज की भी बात हो रही है, उनको भी मेरे ख्याल से नए टैक्स रेजिम की ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। फिरोज, यस, आई थिंक अल्ट्रा एचएनआई के लिए तो मेरे हिसाब से नई टैक्स रेजिम ही वैलिड है। देखिए क्या होता है कि अल्ट्रा एचएनआई थोड़ा ज्यादा सीजनड होता है, वो समझता है, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी भी करता है, तो अपनी रिटर्न कंप्यूट कर लेता है। रिटेल निवेशक 10-15 साल भी अपनी प्रीमियम पे करते रहते हैं, उनको पूछो पर एनम रिटर्न कितना बना, एंड में कोई कैलकुलेट नहीं करता, बोले यहाँ 10 लाख आ गए वापिस, मैंने इतने सालों से दिए थे। तो अगर आप देखें, अगर मैं अल्ट्रा एचएनआई हूं तो और मैं देखूंगा कि भाई नई रेजिम में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को मैं पेड अप कर दूंगा, मतलब उसको निकालूंगा नहीं, बट आगे वाली किस्तें मना कर दूंगा, क्योंकि अच्छा पैसा बुरे पैसे के पीछे क्यों जाए, अगर रिटर्न 3-4-5% ही आनी है इंश्योरेंस पॉलिसी में, दैट्स वन। एचएनआई के लिए अब अल्ट्रा एचएनआई जो बहुत कम लोग हैं, हमें देखना होगा कि इंडिया में कितने लोग हैं जो 10 लाख से ऊपर की इनकम टैक्स की इनकम दिखाते हैं या उनकी है, सिर्फ 55 लाख लोग हैं। 140 करोड़ देश में, राइट, 27 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट में सिर्फ 55 लाख हैं जो 10 लाख के ऊपर हैं, राइट। तो 7 लाख तक तो टैक्स फ्री हो गया, तो मतलब 4-5 करोड़ तो पार हो गए 7 लाख 87A के तहत, तो बचे। सो अगर 9 लाख पे भी मैं सिर्फ 45,000 का टैक्स दे रहा हूं, तो इससे कम नहीं हो सकता। देश में आपकी पर कैपिटा इनकम है 2 लाख की, आप 9 लाख तक के लिए आदमी के लिए या लेडी के लिए सिर्फ 5% की टैक्स लगा रहे हैं, विच इज अ वेरी फेवरेबल टैक्स फॉर द लोअर स्ट्रेटा, इफ नॉट द लोवेस्ट स्ट्रेटा, लिटिल हायर ऑल्सो, दैट्स पॉइंट। कमिंग टू एचएनआई में इनको बहुत अच्छी रियायत मिली है। एक तो आपके जो मैक्सिमम टैक्स रेट था 42.74 था इंडिया में, 5 करोड़ से ऊपर कमाने वाले को, उसको 39 कर दिया गया। अब मैंने आंकड़ा देखा था 3-4 साल से कुल मिला के लाखों लोग अपना बेस शिफ्ट कर चुके हैं दुबई और सिंगापुर, क्योंकि उधर की ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0 टैक्स पे छूट जाते हैं लोग। तो वो कहते हैं भाई बाहर रहने के अगर मैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मुझे ज्यादा मिलता है तो दुबई रहूंगा मैं। तो वो जो ड्रेन हो रहा था, जैसे बच्चे जाते हैं तो ब्रेन ड्रेन होता है, ऐसे एचएनआई की ड्रेन हो रही थी अल्ट्रा एचएनआई की, वो रोकी गई है। प्रिजम्पटिव टैक्स जिसमें 75 लाख कर दिया गया, उसमें 2-3 लाख की रियायत उधर भी मिली है। सो पीपल विल स्टे हियर एंड पे मोर टैक्स इन रुपी टर्म्स। सो अल्ट्रा एचएनआई को ये भी कर दिया कि आपको गिफ्ट दिया 17 लाख का, और 2 बड़े लूप होल प्लग कर दिए। इंश्योरेंस पे वो लोग 10D का बेनिफिट लेते थे करोड़ों रुपए लगा के, अच्छी बात है कि उसको क्लीन किया। MLD करके एक इंस्ट्रूमेंट है, वहां भी टैक्स की रियायत लेते। सो बहुत इंटेलिजेंट बजट है, बहुत सिंपल बजट है, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है कि हम निवेशक के लिए, टैक्स प्लेयर के लिए, यू आर एट लोवेस्ट टैक्स रेट्स इन द वर्ल्ड इन माय ओपिनियन। एक और अहम चीज जो कि दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि अब जो नया टैक्स रेजिम है, ये आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो जाएगा। यानी अगर आप पुराने टैक्स व्यवस्था में रहना चाहते हैं तो इसका चुनाव आपको बाकायदा करना पड़ेगा, वरना आप अपने आप ही नए टैक्स रेजिम में शामिल हो जाएंगे। लेकिन चर्चा को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मोनिका मैम, अब मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या होगा? क्योंकि भारतीय होने के नाते अधिकतर हम लोग सब तो टैक्स सेविंग के जरिए ही तो पैसे बचाते हैं और निवेश करते हैं, जो कि अब अगर हम नए टैक्स रेजिम या टैक्स व्यवस्था के अनुसार देखें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अलग से अब हमें तवज्जो देना पड़ेगा हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को, हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। कविता, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी चीज होगी, क्योंकि जो टैक्स बचाने के लिए कचरा पॉलिसीज लोग खरीद लेते थे, जिससे ना तो उनको इंश्योरेंस मिलता था ढंग का, ना रिटर्न मिलता था,
और 5 साल के बाद एजेंट आके बोलता था इसको छोड़ो, नया खरीद लो। ये नहीं बताता था कि इसमें आपको आधा पैसा भी नहीं मिलेगा आपने अगर मिडवे उसको छोड़ दिया। तो टैक्स के बहाने इतना कुछ बेकार बेचा गया है निवेशकों को कि ये जो टैक्स बेनिफिट अगर हटा लेते हैं और न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि निवेश नहीं होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि भारत में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है सब में कि मुझे दिख रहा है कि बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, शादी है या अपना रिटायरमेंट है, तो एक एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी या औरत क्यों नहीं बचत करेगा? उसको टैक्स का इंसेंटिव क्यों चाहिए? तो मुझे ये लगता है कि ये पुराना टाइम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइंडसेट है कि लोग बेवकूफ हैं, उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो वो करेंगे नहीं, हमको करना पड़ेगा उनके लिए। मुझे लगता है ये सब पुरानी बात है, स्पेशली जो यूथ पोस्ट 2000 की जो पॉपुलेशन है उनका माइंडसेट बहुत फर्क है। तो मुझे नहीं लगता उनको इस क्लच की जरूरत है टैक्स सेविंग की। इस माइंडसेट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, कुशल से बताएं। मेरे हिसाब से तो ये जो न्यू टैक्स रिजीम का पूरा जो खेल है यहाँ पे, मेरा यही ओपिनियन है कि जो सैलरीड इंडिविजुअल है, जैसे 15 लाख टू 20 लाख पर एनम जो कमा रहे हैं, जैसे अर्नब सर ने भी कहा कि उनके डिडक्शन उनके हाउसिंग लोन वगैरह, जैसे हमारे इसमें हाउसिंग लोन वगैरह के डिडक्शन नहीं आएंगे, तो उसमें मेजर डिडक्शन होगी एटीसी का 1,50,000 एनपीएस का, उसमें डिडक्शन होगा। लेट्स से अगर कुछ डोनेशन किया तो उसका आ जाएगा, मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख के डिडक्शन हो गए। तो मेरा तो यही मानना है कि ये 15 to 20 लाख का जो इनकम सैलरी रेंज होगा, इसमें मोस्टली न्यू टैक्स रेजिम में बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम, क्योंकि इनके डिडक्शन 2.5 से 3 लाख के हो गए। एंड कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर 15 लाख की इनकम मान के चले तो न्यू टैक्स रेजिम में 1.5 लाख का टैक्स आता है, और ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर मैं 3 लाख की डिडक्शन मान लूं 15 लाख की इनकम में, तो 12 लाख पे मुझे 1,12 प्लस 1,72,500 का टैक्स पे करना पड़ेगा, विच इज मोर देन 1,50,000 का टैक्स। तो एनी टाइम लाइक न्यू रेजिम इज बेनिफिशियल फॉर अ पर्सन जिसका डिडक्शन 2.5 से 3 लाख का है। और माइंडसेट के बारे में मेरे हिसाब से तो यही है कि यूथ का, जैसे मोनिका मैम ने भी कहा, तो इसमें ऐसा मेरा मानना है कि जो यंगस्टर्स है जो 2000 प्लस बॉर्न, जैसे मैं भी अभी 1999 बॉर्न हूँ, हमारा माइंडसेट ऐसा होगा कि इसमें जो न्यू टैक्स रेजिम में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्ट इसके लिए नहीं कर रहे कि जैसे टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा, बिकॉज वी आर फाइनेंशियली एजुकेटेड कि हमको पता है कि ओके इक्विटी में अगर मैं डालूंगा तो एटलीस्ट सेंसेक्स का पास 10 साल का रिटर्न इज 12 to 13%, निफ्टी का रिटर्न इज 12 to 13%। मुझे एफडी से या तो मुझे गोल्ड बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा अगर मैं सेफली इन्वेस्ट करूंगा। तो आई एम इन्वेस्टिंग कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ना कि मैं टैक्स बचाने के लिए, या तो ना कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इसका डिडक्शन मिलेगा आगे जाके। सो दैट इज द माइंडसेट विच इज कमिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, और मेरे हिसाब से ये आगे जाके और इंप्रूव ही होने वाले, जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी और रूरल पॉपुलेशन में जब इंक्रीज होगी और इससे और इन्वेस्टमेंट का चांसेस बढ़ेगा। शो के अंत में हम सब कुशल का पोर्टफोलियो भी जानना चाहेंगे। ठीक है जी फिरोज। आई थिंक ये जो हमारे में डर है ना, फाइनेंशियल सिस्टम में डर है कि लोग सेविंग करना बंद कर देंगे। एक क्रिसिल की रिपोर्ट निकली थी, इंडिया की जो हाउस होल्ड सेविंग्स है 3 करोड़ है, और उसमें से टैक्स बेनिफिट वाला 10 से 12% से ज्यादा नहीं है। राइट, एक क्रिसिल की रिपोर्ट है। जैसे म्यूचुअल फंड की टोटल एयूएम अगर आप देखें तो 40 लाख करोड़ की है, वैसे 3 करोड़ में एफडीओ में तो टैक्स बेनिफिट मिलता नहीं। ऑफ कोर्स 5 साल की एफडीज ऐसी भी आती हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स जो टैक्स बेनिफिट देते हैं, दो डोंट कंट्रीब्यूट मोर देन 10 to 12% ऑफ द टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स। वी आर वर्ल्ड्स फर्स्ट और सेकंड सेविंग्स इकोनॉमी, एंड हमारी जो बचपन से बनत है कि भाई जितनी चादर है उतनी फैलाओ। राइट, सो ये जो मेंटालिटी है हमारी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से बढ़ के आए हैं हम। कंफर्ट्स, वेस्टर्न वर्ल्ड के कंफर्ट नहीं थे, तो हमें पहले भी पैसे बचते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, भाई थोड़ा साइड में रखो। पहली पगार आने से पहले हमें काउंसलिंग चालू हो जाती है। सो आई एम नॉट टू वरीड दैट टैक्स ही मोटिवेट करके 3 करोड़ इकट्ठा किया है इंडियन हाउस होल्ड ने। हम अच्छी सेविंग करते हैं, बहुत घटिया इन्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि इसकी हमने वेटेड एवरेज रिटर्न निकाली की 10 साल की है, 3 करोड़ की 6.7% की वेटेड एवरेज रिटर्न। बट यही पैसा 15% कमा सकता था। तो आई थिंक द गवर्नमेंट इज पुशिंग पीपल टू इन्वेस्ट राइट। सेविंग्स तो गिवन है, इंडियन सोसाइटी में सेविंग्स इज अ गिवन। तो अब अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को हमें कैसे देखना चाहिए, क्योंकि धीरेन्द्र जी अभी जितनी भी हमें टैक्स छूट मिलती थी, मान लीजिए अब हमने पुराना टैक्स व्यवस्था छोड़ दिया है बिल्कुल, अब हम नए में आ गए हैं, अब हमें नए सिरे से क्या हमारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को देखना होगा, खासतौर से तब जब हमने सारा निवेश टैक्स सेविंग के लिहाज से कर रखा है। नहीं, मैं काफी हद तक सहमत हूँ मोनिका से और बाकी लोगों से कि लोग टैक्स की वजह से
कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हैं, पर यह आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं और आपको टैक्स इंसेंटिव मिल जाता है, मैं इसके खास खिलाफ हूं। और मुझे लगता है कि एक बहुत ये निराश करने वाला कदम इसलिए है क्योंकि 90% आबादी बहुत ही मार्जिन पे रहती है, उसके लिए पैसा बचाना बड़ा मुश्किल होता है। जब पैसा बचा करके और उस निवेश को जब आप इंसेंटिवाइज करते हैं, तो ये जो टैक्स सेविंग फंड हुआ करते थे, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए इस देश में कोई ऐसा टैक्स सेविंग फंड का इन्वेस्टर नहीं है जिसने 3 साल के लिए लगाया हो या 5 साल के लिए लगाया हो और उसको कभी भी निराशा हुई हो। तो ये एक गेटवे इन्वेस्टमेंट था जो कि लोगों को अच्छे इक्विटी का एक्सपीरियंस कराता था। हाँ, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि अगर लोग यूलिप खरीद लेते हैं, टॉक्सिक इनअप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो उन्हें नुकसान होगा। लेकिन सरकार के इंसेंटिव की वजह से अगर कुछ लोगों की शुरुआत हो जाती है और बहुत बहुत अच्छे तरह से अगर उनका इंडक्शन हो जाता है जिसमें कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, तो फिर फाइनेंशियल एजुकेशन तो देखिए लोगों के एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है। लोग अगर LIC का एंडाउमेंट पॉलिसी खरीदते रहेंगे, यूलिप खरीदते रहेंगे और 5 साल के बाद और 10 साल के बाद उन्हें 4% रिटर्न मिलेगा, तो आप कितना भी पढ़ा लीजिए वो आपसे दूर रहेंगे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। सर, आपका सवाल। From the micro issues, I want to go to some macro issues. जी बोलिए। The resource generation as listed in the budget, उस एरिया में जो काफी सक्सेसफुल एरियाज है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया ऐसा नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि NHAI ने एक हफ्ते के अंदर when they digitized, the daily collection of toll has gone from 39 crores to 150 crores. इमेजिन 30,000 किलोमीटर के हमारे हाईवेज है, 1 लाख किलोमीटर के स्टेट हाईवेज है। ये डिजिटाइजेशन होने के बाद जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो अनबिलीवेबल होगा। अनफॉर्चुनेटली इट इज लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज। दिस इज वन पॉइंट। दैट रिसोर्स जनरेशन थ्रू डिजिटल ट्रांसमिशन अनबिलीवेबल है। एक संस्था ने किया, बाकी संस्था कर सकते हैं। दिस इज वन। द सेकंड एस्पेक्ट इज कि अर्बन सिटीजन को काफी सेफ्टी नेट्स है। अल्टीमेटली किसी भी अर्थव्यवस्था में जब मैक्सिमम सिटीजन्स को सेफ्टी नेट्स उपलब्ध है, टैक्स के कुछ सेफ्टी नेट्स है, इन्वेस्टमेंट के, और रूरल को कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ये देश की दुर्दैव की बात होगी। तो क्या आपको लगता है कि सफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ है फॉर इवॉल्विंग सेफ्टी नेट्स बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज? देयर इज सम रिस्पॉन्स इन अर्बन एरियाज जरूर, बट रूरल सिटीजन के लिए क्या सेफ्टी नेट है, क्या सुरक्षा कवच है, ये इशू है। अर्णव सर, देखिए, हम देखें कि किस प्रकार से इस सोशल इनइक्वालिटी को भी पर ध्यान दिया जा रहा है। तो सरकार के पास थोड़ी स्कीम्स हैं जो इंश्योरेंस में है, तो जिससे उनको एक बेसिक कवर मिलता है। अब आयुष्मान भारत भी है जहां पर मेडिकल कवर मिलता है। तो ये एक प्रयास है उनकी तरफ से कि जो इमीडिएट एक्सपेंसेस है या जिस एक्सपेंसेस से एक पुअर फैमिली इंडेटेड हो जाता है, उससे उनको थोड़ी राहत दी जाए। लेकिन क्योंकि हम ये पूरा का पूरा ढांचा बेस से बना रहे हैं, तो आपको इसका अभी शायद इतना इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा, खास करके रूरल एरियाज में। क्योंकि हम ये तो बहुत स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं कि जो अर्बन पुअर है वहां पर तो ये स्कीमें का एटलीस्ट ऑफटेक है। अब रूरल का और अर्बन का ब्रेकअप मैंने देखा नहीं है कि किस प्रकार का स्प्रेड है वहां पर ये एक एफर्ट है उनकी तरफ से कि इसे स्प्रेड किया जाए, ताकि जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं एक फैमिली के लिए, उज्ज्वला स्कीम है, आवास योजना है, वहां पर थोड़ी रिलीफ दी जाए। ये ऑब्वियसली इज नॉट इनफ, लेकिन मेरे हिसाब से स्टार्ट है। और हम देख रहे हैं कि जिन जिन एरियाज में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, वहां पर जो बेनिफिट जा रही है उसका प्रमाण काफी हाई है। तो डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर, जिस प्रकार से अब बात कर रहे हैं कि शायद फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी इस प्रकार की पूरी योजना आ सकती है, तो ये सब में जितना लूप होल्स प्लग हो, आपका जो अमाउंट है वो सही तरह से इन्वेस्ट हो, यानी कि उसका वितरण हो पूरी तरह से, इस पे फोकस है। इनएडिक्वेट है ये मानना तो हमें पड़ेगा ही, लेकिन कुछ हो रहा है। अगला सवाल। जी सर। दिस इज डॉक्टर मणिया हियर फ्रॉम MMK। सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो इंडियन की मेंटालिटी है,
हमें बार बार समझाया जाता है हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स की तरफ से कि अगर तुमको सच में लाइफ के बारे में जानना हो तो शादी करके देखो, घर खरीद के देखो, ऐसे। सो रियल एस्टेट एक ऐसी चीज थी, मुझे ऐसा लगा कि ये बजट में बरोबर से उसको एलोकेशन नहीं किया गया। आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देखेंगे इंटरेस्ट ऑन होम लोन, वो काफी हद से बड़ा नहीं है। एंड हम अगर डबल डिजिट ग्रोथ चाहते हैं हमारे इकोनॉमी की, तो वन ऑफ द सेक्टर्स जो हमको ध्यान देना चाहिए, और इट हैज अ प्रूवन रिकॉर्ड, वो है रियल एस्टेट। बैंक्स के पास भी अगर आप जाके पूछेंगे तो होम लोन्स के केस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का परसेंटेज होम लोन्स का ही सबसे कम है। और अगर आप और एक बात देखेंगे कि ये स्टडीज भी हैं, देयर इज अ स्टडी टू दिस इफेक्ट सेइंग दैट जो भी बंदा होम लोन लेता है 15 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए, वो बंदा 7 ईयर्स 8 ईयर्स के अंदर रिपे भी कर देता है। एंड इट्स अ कोलैटरल सिक्योर्ड लोन। डोंट यू थिंक दैट the standard deduction which you say is around 2 lakhs should have increased, because it has not been increased for a very long time, and real estate should have been given a push through this budget, which I don't think it has happened. What's your opinion on that? खैर, फिरोज, नए टैक्स रेजिम में तो हमने देखा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिला लगभग 52,500 रुपए का, लेकिन हाँ, होम लोन को लेके काफी मांगे जो नहीं पूरी हुई है। देखिए, अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, डेफिनेटली एक ओन होम की बहुत बड़ी मांग होती है इंडियन निवेशक की। बट आई थिंक होम बायर्स को काफी एडवांटेज मिले हैं। आप अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के पूरे स्वॉप्स देखेंगे, देखिए अब अफोर्डेबल हाउसिंग ही अफोर्डेबल नहीं रहेगी। मेट्रो में आज घर खरीदना, इतना प्राइजेस इतने ऊपर हैं, राइट? सो अब 54F और 54 को दोनों को मेंट किया और उसको कम किया, कैप डाली गई 0.1। अगर ये अल्ट्रा HNI लोग रियल एस्टेट खरीदते जाएंगे तो प्राइसेस ऊपर जाती जाएंगी। सो पॉइंट इज, अगर रियल एस्टेट को अफोर्डेबल बनाए तो ज्यादा इंपैक्ट है। टैक्स बेनिफिट में अगर आपके 2 लाख की डिडक्शन 3 लाख हो जाएगी तो आपको बेनिफिट कितना मिलेगा? 10, 15, 20,000, 30,000। बट इफ यू कीप अ चेक ऑन रियल एस्टेट प्राइसेस, उससे जो फायदा होगा कि लोन अमाउंट ही कम होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें, आज अगर मैं होम लोन लेने जाता हूं एज एन इंडिविजुअल, आज 8% में मुझे कोई होम लोन देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 साल के लिए बोरो करती है 7.4। मतलब गवर्नमेंट से मैं आधा % ज्यादा पे अपने लिए लोन ले सकता हूं। गवर्नमेंट की क्या स्टेबिलिटी है और एक इंडिविजुअल की क्या स्टेबिलिटी है, क्योंकि आपने एनपीए की बात की। ये दिस डिस्पैरिटी इज द लीस्ट इन द वर्ल्ड, कि गवर्नमेंट की बोरोइंग रेट और इंडिविजुअल की बोरोइंग रेट में आधा % का अंतर हो। तो ये क्योंकि क्रेडिट देने की चाह है बैंकिंग सिस्टम की, इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट एनपीए बीइंग लो, आपको वो बेनिफिट मिल रहा है कि 10% पे आज अगर आप इक्विटी पे बोरो करने जाते हैं तो 9 से 12% पे कोई बैंक आपको लेंड करेगी। इक्विटी पे तो लेंडिंग ही बंद है बैंकों के साथ, 20 लाख से ज्यादा लेंड ही नहीं कर सकते। तो होम लोन बायर्स को काफी सॉफ्ट्स मिले हैं। हर बार इंक्रीमेंटल मिलने के बदली आप पुराना वाला यूज करें, ये मैं कहता हूं। आज आप कितनों को पता है कि होम क्रेडिट अकाउंट होते हैं? ये क्या होते हैं होम क्रेडिट अकाउंट? हर सैलरीड एम्प्लॉय को होम लोन लेना ही नहीं चाहिए, होम क्रेडिट अकाउंट लेना चाहिए। जैसे मैंने जब लोन लिया था, होम क्रेडिट अकाउंट वो होता है कि जिस दिन आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो, जैसे सैलरी आई, वो सैलरी को आप अपने होम लोन के क्रेडिट अकाउंट में डाल दो, उस दिन ब्याज नहीं लगेगा, राइट? तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, उसी की वजह से 2% का मेरा ब्याज कम हो जाता था, क्योंकि कभी ना कभी पैसे आते हैं, उसको आप उस अकाउंट में रखें, उस दिन का ब्याज आपका कैंसिल हो जाता है। तो जो अवेलेबल है उस पर रिसर्च करें, उसका प्रयोग करें, फिर दूसरी नए सॉफ्ट्स की इंतजार करें, मैं ये कह रहा हूं। आलोक, आप समझाना चाहेंगे सैलरी डिडक्शन के बारे में? मैं एक्चुअली आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि हाउसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। और पिछला रिवीजन ये लिमिट में 2 लाख के लिमिट में 2014 में हुआ था, तो बहुत टाइम हो गया है। तब से इंटरेस्ट रेट्स भी अभी बढ़ रहे हैं और हाउसिंग कॉस्ट तो हमें मालूम है हर शहर में कितना बढ़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट को नए टैक्स रेजिम में शायद ये बेनिफिट को भी इंक्लूड करना चाहिए था। हो सकता है आगे हो, हमें देखना पड़ेगा। ऑल्दो ऑप्शंस हैं यू नो फाइनेंशियल प्लानिंग में टू टेक एडवांटेज जो भी, बट फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हाउसिंग में कैसे थोड़ा बेनिफिट दिया जाए टैक्स पेयर को। चलिए, तो यहाँ पर जी सर, जैसे बात निकली है कि एफोर्डेबल हाउसिंग को एफोर्डेबल बनाना चाहिए। अगर वाकई में ये इंटेंशन है तो सीमेंट के ऊपर अगर 28% जीएसटी आप लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल होगा? ये क्या कंपल्शन है? कोई थोड़ा प्रकाश डालेगा? धीरेन्द्र सर।
मैं इनका प्रश्न नहीं समझ पाया। अर्णव सर। नहीं, देखिए अभी जो जीएसटी के रेट्स होते हैं वो तो पूरे सब फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट्स और वो सब मिलके तय करते हैं। तो अब उसमें क्या थिंकिंग हो रही है वो तो इनएक्सप्लिकेबल है, क्योंकि इसमें दो चीज होती है। एक चीज होती है कि अफोर्डेबिलिटी, तो जीएसटी में एटलीस्ट पॉपुलिस्ट मेजर की तरफ से दे प्रिफर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एरियाज जहां पर आपको एक नॉर्मल आदमी को इम्पैक्ट दिखे। अब सीमेंट में क्या है कि आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, वो तो घर के प्राइस में आ जाता है कहीं से। तो दैट इज वन थिंग। सेकंड इज की रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि हम नॉर्मल पहले के वैट सिस्टम से, एक्साइज से यहाँ पर जीएसटी में आए हैं, तो स्टेट्स को भी एक चिंता है कि जिस प्रकार का रेवेन्यू लॉस उन्हें हो रहा है वो ना हो। तो रेवेन्यू जनरेशन एज वेल एज डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ये दो को ध्यान में रखते हैं काफी बार ये सब रेट्स तय होते हैं। तो मेरा तो एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग इतना ही है कि इस प्रकार से ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम देखें पूरा के जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर, तो सिर्फ एक में नहीं काफी सारे एरियाज में इस प्रकार के एनोमलीज है जो उनको सुधारने चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर तो बहुत सारे सवाल हैं सर। मुझे एक 40% when there was excise brought down to 20. So that's the correction. चलिए, तो यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं और हमारे पास फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार भी ये सवाल जवाब आपका सिलसिला बरकरार रहेगा। नीलेश शाम भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बजट पे अपनी राय रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 80 मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और हम लेकर आए हैं ये बजट पर खास पेशकश। बहुत सारे सवाल हमें आ रहे हैं, लेकिन मैं बाकी के दर्शकों के हम सवाल लूं यहाँ पर। उससे पहले सोशल मीडिया पर दरअसल हमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं वो समझना चाहते हैं कि जो नया टैक्स रेजीम है उसकी नई टैक्स स्लैब क्या है आलोक, और नए टैक्स रेजीम के पूरे खाके में क्या क्या नई चीजें डाली गई हैं, ये भी हमको बताएं। जरूर। सो कविता, पहली बात तो जैसे हमने बात की पहले कि 7 लाख रुपए तक उन्होंने रिबेट के थ्रू 87A के थ्रू वो टैक्स फ्री कर दिया है जी। फिर दूसरी बात, अगर मैं हाई इनकम देखूं तो 5 करोड़ के ऊपर जो 37% सरचार्ज था वो अब 25% हो जाएगा जी। तो जैसा 2 करोड़ के ऊपर था वैसे 5 करोड़ के ऊपर वालों को भी 25% सरचार्ज मिलेगा नए टैक्स रेजीम में। ठीक है। ठीक है। अब बीच की बात करते हैं तो बीच में क्या किया है उन्होंने कि जैसे पहले 2.5 लाख के स्लैब थे, हाँ। तो उन्होंने अब 3-3 लाख का कर दिया है, तो 12 से 15 लाख के बीच में आपको 20% का स्लैब है और उसके ऊपर 30% है। ठीक है। ठीक है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 उन्होंने अलाउ कर दिया है नए टैक्स रेजीम में। ठीक है। तो अभी भी कई केसेस होंगे जो पुराना टैक्स रेजिम में बेटर उनको ज्यादा फायदा होगा, बिल्कुल डिपेंडिंग ऑन उनके क्या एग्जेम्पशंस डिडक्शंस हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें अभी भी बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं। ठीक है। तो पर ये बात है कि थोड़े बहुत और टैक्स पेयर्स को नए टैक्स रेजिम में फायदा होगा मूव करने का। हमेशा की तरह हर टैक्स पेयर को देखना पड़ेगा कि उनका क्या इम्पैक्ट है, वो क्या इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, क्या एग्जेम्पशंस ले सकते हैं साल के शुरू होने के पहले, और फिर उनको डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें नए टैक्स रेजिम में रहना है कि पुराने में। और जैसा हमने बात की कि अभी उन्होंने डिफॉल्ट नया टैक्स रेजिम कर दिया है, बिल्कुल, हाँ। तो आइडिया ये है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स नए टैक्स रेजिम में जाएं, पर अभी भी बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जिनको पुराना टैक्स रेजिम बेटर रहेगा, पसंद आएगा। हाँ। इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर भी एक नया पैच आया है, जहां पर महंगी इंश्योरेंस पर आपको टैक्स लगेगा। तो इन्होंने क्या किया है कि पहले कुछ सालों पहले यूलिप पे उन्होंने एक काइंड ऑफ लूप होल आप बोल लो प्लग किया था, जो 1010D में एग्जेम्पशन है। हाँ। यूलिप में 2.5 लाख रुपए प्रीमियम पर एनम के ऊपर उन्होंने बोला था कि आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ओके। अब उन्होंने क्या बोला है कि यूलिप के अलावा भी कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे टर्म पॉलिसी को छोड़ दो आप, पर जिसमें आपको एंडाउमेंट पॉलिसीज हैं जिनमें लोग टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि 1010D का एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो वहां भी इन्होंने 5 लाख रुपए का लिमिट इंट्रोड्यूस किया है एनुअल प्रीमियम का, जहां जिसके ऊपर आपको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है।
तो दिस इज वन, ये एक उन्होंने काइंड ऑफ वापस आप लूप होल बोल लो जो प्लग किया है ओके ताकि हाई इनकम टैक्स पेयर्स फायदा ना उठा पाए, क्योंकि उनका कहना यह है कि इंटेंशन ये टैक्स एग्जेम्पशन का नहीं है कि आप इतने हाई प्रीमियम पॉलिसीज लो और उसको इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करके आप टैक्स एग्जेम्पशन ले लो। एग्जेम्पशन हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दिया गया है, तो आप उसी उसी की तरह आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो टैक्सेबल रहेगा। तो एक ये है। ओके जी, इसके अलावा और इसके अलावा हमने बात की 54 और 54F में उन लोगों ने 10 करोड़ का लिमिट इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसमें रैशनल ये दिया है कि काफी हाई इनकम इंडिविजुअल्स ये टैक्स एग्जेम्पशन ले रहे थे। बहुत हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज आजकल हमें मालूम है बॉम्बे में कितने, मुंबई में कितने हाई वैल्यू टैक्स प्रॉपर्टीज हैं। तो उन्होंने ये देखा है कि काफी हाई इनकम इंडिविजुअल्स 54 और 54F का फायदा उठा रहे थे, जिसमें कोई लिमिट नहीं थी, सिर्फ फॉर्मूला है पर मॉनेटरी लिमिट नहीं थी। तो अब उन्होंने ये कहा है कि 10 करोड़ वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट डीम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एग्जेम्पशन कैप हो जाता है। हो सकता है उससे भी कम, 10 करोड़ से भी कम का इम्पैक्ट आएगा। तो ये दूसरा चेंज किया है। ओके और मार्केट लिंक डिबेंचर्स एज अ तीसरा एग्जाम्पल है। कैपिटल गेन्स रेजीम में उन्होंने और कोई चेंज नहीं किया है, पर मार्केट लिंक डिबेंचर्स में उन्होंने क्या किया है कि बोला है कि इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स डीम करेंगे। तो मतलब रैशनल ये दिया गया है कि डिबेंचर तो बोला गया है पर रिटर्न मार्केट लिंक्ड है। तो अगेन इंटेंशन ये नहीं है कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को 10% टैक्स रेट दें और 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म ट्रीट करें। तो इसमें उन लोगों ने ये बोल दिया है कि आप जितना भी पीरियड के लिए होल्ड करें वो इररेलेवेंट है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ट्रीट किया जाएगा एंड टैक्सेबल एट स्लैब रेट्स। तो फॉर हाई इनकम इंडिविजुअल्स ये तीन चीजें भी काफी रेलेवेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह। नीलेश जी, स्वागत है आपका। और मैं डेलॉयट नॉलेज सेंटर में हूं, जहां पर तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ हैं और साथ ही देश के टॉप 20 स्कूल से स्टूडेंट्स भी हैं और फैकल्टी मेंबर्स भी हैं जो कुछ देर में आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछना चाहेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहती हूँ, सुन रही थी मैं आपको, आप कह रहे थे बाहुबली बजट, बेहद खुश हैं आप जो बजट पेश हुआ है उससे। कविता, ये वाकई में बाहुबली बजट कह सकते हैं, बिकॉज एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। एक, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन बढ़ाया है, मार्केट की उम्मीद से 1.25 लाख करोड़ और ज्यादा किया है। 7 लाख करोड़ इस साल का एक्सपेक्टेशन था और अगले साल के लिए 10 लाख करोड़ हुआ है। दूसरा, जो कंजम्पशन सबड्यूट था इकोनॉमी में, उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने टैक्स की दरें काटी है। टोटल बेनिफिट 35,000 करोड़ का है, बट सेंटीमेंट के उसके ऊपर उसकी ज्यादा इफेक्ट रहेगी। और ये सारी चीजें करते हुए उन्होंने बजट के नंबर्स काफी कंजर्वेटिव या रियलिस्टिक रखे हैं, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ाई है। और जो सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को 6.4 से 5.9 पे लेके आए, 4.5% जाने का रास्ता बना दिया। तो कुल मिला के इस बजट से उन्होंने फिस्कल प्रूडेंस, सपोर्ट टू कंजम्पशन, मल्टीप्लायर टू ग्रोथ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ऐसे कई निशाने साधे। इसलिए इस बजट को आप बाहुबली बजट कह सकते हैं। तो नीलेश जी, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह की ग्लोबल अनिश्चितताओं से फिलहाल हम घिरे हुए हैं, लॉन्ग टर्म नजरिया तो रखा हुआ है जहाँ पर लगता है कि ग्रोथ और सस्टेनेंस पर बहुत ज्यादा काम किया गया है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म रिलीफ की बात करें, जिसमें बढ़ती महंगाई है, रूरल कंजम्पशन की डिमांड है, इसको किस हद तक ये बजट प्रैक्टिकली टैकल कर पाएगा? महंगाई के अनेक कारण है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिस्टरबेंस की वजह से महंगाई बढ़ती है, फिस्कल इम्प्रूडेंस की वजह से महंगाई बढ़ती है। तो जब दुनिया ने लोगों को फ्रीबीज बांटी, हमने कुछ हद तक वेलफेयर स्कीम किया। इसको अगर एक कॉमन भाषा में कहना है, जब दुनिया mRNA वैक्सीन की तरफ भागी तो हम कोविशील्ड की तरफ गए। और आज दोनों का जो
प्रोटेक्शन है वो विजिबल है। जिस तरह से mRNA वैक्सीन अपने लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाई और कोविशील्ड काफी अच्छी हद तक प्रोटेक्ट कर पाया, वैसे ही फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर स्कीम ने हमें महंगाई की मार से बचाया है। इनफैक्ट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, पिछले 16 महीनों से भारतीय महंगाई अमेरिकन महंगाई से नीचे है। इतिहास में यह आज तक कभी नहीं हुआ और पिछले 16 महीनों से हम एक नया इतिहास देख रहे हैं। तो महंगाई के मामले में तो फिस्कल प्रूडेंस अपना के फाइनेंस मिनिस्टर ने और आरबीआई ने निवेशकों को और सिटीजन्स को विश्वस्त किया है। रूरल कंजम्पशन सबड्यूड है। अब एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें अब 79,000 करोड़ का स्पेंड करेंगे, ज्यादातर रूरल में होगा और वही सीमेंट, लोहा, ईंटा और लेबर में खर्चा होगा। मनरेगा का अलोकेशन 90,000 करोड़ का 60,000 करोड़ किया है, बट सप्लीमेंट्री ग्रांट में जरूर पड़ी तो 20-30,000 करोड़ वैसे ही बढ़ जाएगा। 2 लाख करोड़ आप फ्री फूड स्कीम में बांट रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉटम ऑफ द पिरामिड के पास जो सेविंग होगी वो बाकी खर्चों में लगेगी। तो कुल मिला के एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट किया गया है कि आप इकोनॉमी की जितनी भी नीड है उसको मैनेज कर सके। क्या फाइनेंस मिनिस्टर इससे ज्यादा कर सकती थी? वेल, ये दिल मांगे मोर, हमेशा आप आशा तो ज्यादा ही करते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स है, जो लिमिटेशंस है, उसके अंदर जो बजट पेश किया गया है वो काफी अच्छा बजट है, काफी सराहनीय बजट है। मिडिल क्लास का जिक्र हम ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जहां पर नए टैक्स व्यवस्था पर बहुत जोर दिया गया है। काफी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं जहां पर भी हम लोगों से बात कर रहे हैं। हालांकि हमारे तमाम पैनलिस्ट इसको अच्छा बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी बता रहे हैं कि टैक्स पेयर को ये देखना होगा कि उनके लिए कौन सी व्यवस्था फायदेमंद है। आप ये बताइए, कुल मिला के आपके नजरिए में मिडिल क्लास को, एक आम टैक्स पेयर को क्या वाकई कुछ हाथ में मिला है? लिखा है 35,000 करोड़ का जो टैक्स कटौती हुई है वो लोगों के घर में पहुंचेगी। अब भारत में कुल मिला के 1.25 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं, तो ये 35,000 करोड़ उन 1.25 करोड़ लोगों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी लोग तो टैक्स ही नहीं भरते, तो उनको आप टैक्स में बचत कैसे करके दे सकते हैं? आई एम श्योर डेलॉयट की टीम अग्री करेगी कि भारत में जो टैक्सेशन की बर्डन है वो सैलरीड क्लास पे बहुत ज्यादा है, बिजनेस क्लास पे बहुत कम है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसे हमने अंडरग्राउंड बना के रखा है रादर देन ओवरग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि बेटिंग बिजनेस जोर से चलता है। अब मकाऊ चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, लास वेगास चले जाओ, एटलांटिस चले जाओ, वहां के जुए खानों में भारतीयों की प्रेजेंस छिपती नहीं है। यहाँ पे हम न बेटिंग को लीगल करते हैं न गैम्बलिंग को लीगल करते हैं। अब ये सारी एक्टिविटी अंडरग्राउंड होती है, उसके ऊपर आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते। गोल्ड स्मगलिंग भी अपने यहाँ जोर से चलती है, वहां पे भी जो प्रॉफिट बनता है आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते। इलीगल सिगरेट, मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री बनी है जो सिगरेट कंपनी से वो कहती है तकरीबन 10 से 15,000 करोड़ की एन्युअली टैक्स में चोरी होती है बाय इलीगल सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मगलिंग। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पे हम देख सकते हैं कि टैक्स का बर्डन सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इस बजट में कुछ कदम उठाए गए, जैसे एमएलडी टैक्सेशन की बात हो रही थी, जैसे इंश्योरेंस टैक्सेशन की बात हो रही थी। तो होपफुली धीरे धीरे करके हमारा टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव होगा। ज्योग्राफिकली हम एशिया में सिचुएटेड है, बट टैक्स कंप्लायंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ समय पहले अफ्रीका में सिचुएटेड थे। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो हाई सिंगल डिजिट नंबर था जो अफ्रीकन देशों के बराबर था। बहुत सारे लोग आज भी महात्मा गांधी को फॉलो करते जो बोल के गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आज भी वो टैक्स इसलिए नहीं भरते बिकॉज उनको लगता है ये यूके की गवर्नमेंट को जाएगा। अब टैक्स कंप्लायंस टेक्नोलॉजी के जरिए और दूसरे कदमों की वजह से बढ़ा है, नाउ इट इज इन लो सिंगल डिजिट। तो हमने अफ्रीका से एशिया आने की जर्नी चालू की है, बट अभी थोड़ा फासला और है एशिया तक पहुंचने में। होपफुली आज नहीं तो कल वहां पे पहुंच जाएंगे
टैक्स के लूपहोल्स प्लग करेंगे, टैक्स बर्डन इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तब मिडिल इनकम एंड रिच पीपल जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको बेनिफिट होएगा। बिल्कुल। चलिए पैनल में एक बार फिर से खोलना चाहूंगी सवालों के लिए। कौन पूछना चाहता है? जी, नीलेश सर के लिए सवाल। My question is on cryptocurrency. अच्छा, Currently, on transfer of crypto assets, 30% is the flat tax rate without a deduction or set-off. So, are there any provision made in this budget regarding cryptocurrency regulation? नहीं, क्रिप्टो को लेके कोई ऐलान नहीं आया, लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं है पिछले बार के बाद से। चलिए अगला सवाल कौन पूछना चाहता है? जी, Hi, Chirag here. Hi. So my question is on the National Information Financial Information Registry. So how is it going to affect the banking system, and will it bring more transparency, or it will ease the loan process or anything? How is it going to impact banks? Can you just throw some light on it? नीलेश सर। सो एक ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनाने की बात है, उसका मेरे हिसाब से जो फायदा होगा वो ये है कि आज अगर आपको केवाईसी करना है तो एक ही बैंक की एक ही ब्रांच में 3-4 अकाउंट है तो 3-4 बार केवाईसी करना पड़ता है। अगर अलग अलग बैंक में है तो अलग अलग केवाईसी करना पड़ता है। अगर म्यूचुअल फंड में है तो अलग केवाईसी करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट आने और देने में ही हमारी आधी जिंदगी गुजर जाती है। होपफुली डिजी लॉकर की तरफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री बनेगी तो सारे डॉक्यूमेंट वहां पे स्टोर होंगे, वहां से हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे, और लोगों का जो अनप्रोडक्टिव टाइम स्पेंड हो रहा है उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। यही चीज दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आज जब आप लेंड करते हैं अलग अलग जगह से, अगर वही इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर हो, जैसे सिबिल में इंडिविजुअल्स की होती है, तो अगेन एक कंपनी की रूपरेखा आप सही तरीके से पहचान पाएंगे, बैलेंस शीट इंडिपेंडेंटली रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह का एक कॉमन डेटाबेस करके उसकी एक्सेस अलग अलग इंडस्ट्री को देके आप अनप्रोडक्टिव टाइम जो है उसको कट कर पाएंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। हमारा जीडीपी ग्रोथ, हमारा फॉरेक्स रिजर्व, सब कुछ काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। बट आई थिंक वन बिग चैलेंज जो हम लगातार फेस करते आए हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डू यू थिंक इस बजट से हम उस डायरेक्शन में कुछ कदम आगे बढ़ा पाएंगे, या अभी भी हमारे लिए एक दूर का सपना ही रह जाएगा जहां एक्चुअली हम हमारी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? नॉट जस्ट नेशन इज ग्रोइंग बट पीपल आर ग्रोइंग। चलिए यहाँ पे भी एशिया अफ्रीका का डिस्टेंस तय करना होगा। नीलेश सर, तो जिन्होंने ये सवाल पूछा उनकी उम्र कितनी है? उम्र क्या है? 35 इयर्स। सो देख भाई, जब हम यंग होते हैं ना तब सब कम्युनिस्ट होते हैं, तब दुनिया बदलने की सोचते हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की सोचते हैं। फिर जब शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बाल बच्चे बन जाते हैं, तब लगता है कि पहले अपनी वेल्थ क्रिएट करो। मेरी वेल्थ क्रिएट होगी तो अपने आप देश की वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी। सही बात है। ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप एक केक छोटा रखें और उसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबके हाथ में छोटे छोटे पीसीस आएंगे। ये केक छोटा रख के इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नी हमने 1947 से लेके 1990 तक की। उसमें जापान जो हमसे पीछे था बहुत आगे चला गया, कोरिया, चाइना जो हमसे पीछे थे वो भी हमसे आगे चले गए। 1990 में हमने देखा कि यार इससे अच्छा केक बड़ा कर दे, भले किसी को बड़ा मिले किसी को छोटा मिले, बट उस बड़े केक का छोटा सा हिस्सा भी जिसको मिलेगा वो छोटे से केक के इक्वल हिस्से से ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से 1990 से जो हमने यू टर्न मारा है वो बहुत अच्छा है। रोटी कपड़ा मकान सबको मिले वैसी हमारी कोशिश होनी चाहिए, बट बाकी जब आदमी काम करे, वेल्थ क्रिएट करे, तो मार्केट फोर्सेस प्रिवेल करेगा, कौन कितना वेल्दी बनेगा। अंबानी जी अंटिला में रहेंगे, मैं अपने 4 बेडरूम वाले घर में रहूंगा और कोई 1 बेडरूम वाले घर में रहेगा। अब सबको अंटिला नहीं दे सकते, सबको 1 बेडरूम भी नहीं दे सकते, नहीं तो अंटिला वाले बाहर चले जाएंगे।
1947 से 1990 में हमने यही देखा, टैलेंट भारत से बाहर चली गई। सत्या नाडेला आज माइक्रोसॉफ्ट यूएस में चलाता है, सुंदर पिचाई गूगल यूएस में चलाता है। हमें तो सत्या नाडेला को इंडिया में रखना था कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बने। तो सबको एक बेसिक नेसेसिटी दे दो, फिर मार्केट फोर्सेस काम करेंगे। जैसे जैसे लोग मेहनत करेंगे वैसे वैसे उनकी वेल्थ बनेगी। नीलेश सर, अभी हमें चर्चा को समेटना है, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल सभी से पूछना चाहूंगी। शुरुआत आपसे करती हूँ। इलेक्शन से पहले आखिरी फुल फ्लेजेड बजट मोदी सरकार की तरफ से, आप इसको कितना आंकते हैं? 10 में से कितने नंबर आप देंगे? मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 या 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। जैसा मैंने पहले ही बताया, ये बाहुबली बजट है। हाँ। एक तीर से कई निशाने साधे हैं, तो बहुत ही उम्दा बजट है। चलिए, 8.5 आउट ऑफ 10 और बाहुबली बजट। धीरेन्द्र जी, आप क्या जुमला देंगे और कितने नंबर देंगे? मैं जुमला नहीं दूंगा और इतना ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको स्कोर नहीं दिया जा सकता है, पर मैं इसे अच्छा बजट कहूंगा। चलिए, धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं अच्छा बजट। फिरोज? अब मेरे हिसाब से नीलेश सर से मैं बहुत बड़ा सहमत हूँ। 8-9 वेरी इंटेलिजेंट बजट। ऑफ कोर्स फ्रॉम अ वेल्थ मैनेजर्स पर्सपेक्टिव मैं तो ये देखूंगा कि इक्विटी का फायदा है, हाँ। डेट का फायदा है, डेट में बोरोइंग का ट्रबल नहीं है, रियल एस्टेट में जो लोग पैसे घुमाते थे, एक बेच के दूसरा खरीदते थे, उसको भी प्लग कर दिया। और सबसे अच्छी बात है कि इंटेलिजेंट बजट, जैसे नीलेश सर ने भी कहा कि एमएलडीज, एक किस्म की एमएलडी थी जिसमें 10% की टैक्स थी, उनको प्लग कर दिया। राइट, 2 किस्म की एमएलडी होती हैं। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इंटेलिजेंट 9 बजट, एसेट क्लासेस आर वेरी सेफ एंड दे विल डू वेल। लास्ट ईयर इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमीज, ग्लोबल मार्केट्स को 15-20% से आउट परफॉर्म किया था। तो ये डर था कि ये मीन रिवर्जन ना हो जाए। अब ये कंफर्म हो गया कि हमारी रिसेशन की जो ग्लोबल फियर है, इंडिया में आने की गुंजाइश, उसका फॉल आउट बहुत कम हो गया। जुमला कौन सा देंगे? सर ने तो बाहुबली बोला है। तो मैं कहूंगा 5 C's। ओके। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप क्लैरिटी देख लें। आई विल नॉट बोर यू विद ऑल द 5 C's, बट आई वुड से 5 C बजट। अर्नब सर? देखिए, नॉर्मल ओवरऑल बजट को मैं 8 दूंगा, हाँ। लेकिन पॉलिटिक्स के हिसाब से 10 आउट ऑफ 10। और Okay. मोस्ट इम्पोर्टेंट कि दिस इज नॉट द एंड, अभी 2024 के पहले बहुत कुछ आएगा। ओके, इसका इंतजार करना होगा। कुशल? मेरे हिसाब से भी 8 दूंगा मैं 10 में से। स्पेसिफिकली जो मिडिल क्लास के लिए ये जो पर्सनल न्यू टैक्स, इनकम टैक्स रिजीम जो लाई है, वो बेनिफिट है। दो नंबर मैं नहीं दूंगा, बिकॉज वही थोड़ा स्टार्टअप्स में कंप्लायंस रिलेटेड अगर और बेनिफिट्स आ जाते, आई थिंक वो बेटर हो जाता। एंड आई थिंक जो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे उनके लिए शायद 80C का 1.5 लाख से या 2.5 लाख करना, या तो मेडिकल प्रीमियम का रिडक्शन 25,000 से 50,000 करना, ये सब एक्सपेक्टेड था बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और CII के हिसाब से भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 2004 से 2014 तक 104% बढ़ा था, एंड जब भी 1 लाख से 1.5 लाख हुआ था। जुमला कौन सा देंगे आप? जुमला मेरे हिसाब से बादशाह बजट। ओके, नॉट बैड। आलोक? मेरे हिसाब से काफी बैलेंस बजट है, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि कोविड 2 साल के लिए इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया था और उस समय गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया है पॉपुलेशन को, और वॉर चल रहा है उसके कारण भी काफी इम्पैक्ट है। और अगले साल का फिस्कल डेफिसिट टारगेट देखें तो वो भी काफी इकोनॉमिस्ट को प्लीज करेगा, ऐसा रखा है तो गवर्नमेंट ने। कितने नंबर फिर? तो नंबर नहीं, अच्छा बजट है और बैलेंस बजट है, तो आई थिंक गवर्नमेंट हैज डन अ गुड एफर्ट। ऑलराइट, तो चलिए, यहाँ पर सभी को पसंद आ रहा है जो आज बजट पेश किया गया है, और डेलॉयट नॉलेज सेंटर से इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। आप सभी पैनलिस्टों का और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और शिरकत की हमारी इस खास चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे भी इजाजत दीजिए, नमस्कार।